हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएनएस चैनल। मैं आपकी केमिस्ट्री मेंटर प्रियंका मैम। तो बच्चों, आज का जो ये लेक्चर होने वाला है, जैसा कि आप लेक्चर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स का, यानी जो आपका बीएससी थर्ड सेमेस्टर के जो केमिस्ट्री में आपका यूनिट फर्स्ट है, जिसमें आपको पढ़ना होता है केमिकल काइनेटिक्स के बारे में, साथ में उसमें कौन कौन सी थ्योरी बेस्ड है। ठीक, तो इसको फर्स्ट और सेकंड हाफ में आपके पूरे सिलेबस में आपको दिया गया, जैसा कि मैं आपको सिलेबस के डिस्कशन वाली वीडियो में आपको डिस्कस की थी। तो बच्चों, ये आपका जो फर्स्ट लेक्चर था, इसमें हम लोगों ने क्या सीखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं, ये सारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उनका रेट लॉ, ये सारा कुछ डेरिवेशन सब कुछ हम लोग देख लिए थे। अब आज के इस लेक्चर में सेकंड ऑर्डर की बात करेंगे और साथ में ये भी बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके रेट ऑफ रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थर्ड वाले लेक्चर में हम लोग उसके आगे की कहानी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। उसके बाद ये वाला फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करें। चलो, तो सबसे पहले हम लोग एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस क्या है या वो बाकी चीजें। तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि केमिकल काइनेटिक्स हम लोग पढ़ते ही क्यों है। तो केमिकल काइनेटिक्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि मुझे क्या पता करना है, मुझे ढेर सारे केमिकल रिएक्शंस का रेट पता करना है। तो आप लोग का क्वेश्चन होगा कि मैम ये ऐसा जरूरी क्यों है, क्या जरूरत पड़ गई हम लोग को रेट पता करने की। तो रेट हम लोग इसलिए पता करते हैं बच्चों, क्योंकि हमको ढेर सारे कंपाउंड्स बनाने हैं। वो कंपाउंड्स आपका इंडस्ट्रियल फूड में यूज होता है, मेडिसिनल में यूज होता है। तो मेनली हम लोग का एक एम है प्रोडक्ट बनाना। प्रोडक्ट को आप क्या चाहते हैं, आप कोई भी काम जल्दी करना चाहते हैं या स्लो करना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि भाई जल्दी जल्दी फटाफट पढ़ाई कर ले, सब चीजें हमको जल्दी समझ में आ जाए, जल्दी एग्जाम क्वालिफाई कर ले, सारा कुछ मुझे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े और जल्दी मुझे जॉब या नौकरी मिल जाए। ठीक है, ऐसा सोचते हैं ना। तो वैसे ही जितने भी साइंटिस्ट हैं वो भी यही बात सोच रहे हैं कि भाई मुझे जल्दी से जल्दी क्या मिल जाए, प्रोडक्ट मिल जाए। तो उसके लिए अगर मुझे पता चल जाए कि इस मेथड से आपका प्रोडक्ट जल्दी मिलेगा तो क्या गलत बात है। तो उसी तरीके से हम लोग सारे रेट पता करते हैं, कौन सा रेट स्लो है, कौन सा रेट फास्ट है। तो हमको मेनली फोकस करना है कि किस रेट ऑफ रिएक्शन का फास्ट हो रहा है, ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट मिल सके। तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी पूरे केमिकल रिएक्शंस में हम लोग कितने टाइप्स के रिएक्शंस को देखे थे, 3 टाइप्स की। कौन कौन से थे? फर्स्ट आपका था वेरी फास्ट रिएक्शन, जिसमें हम लोग NaCl को पानी में डिसॉल्व कर रहे थे, तो Na+ और Cl- आयन बना था। साथ में ये आयन इतने तेजी से बना ताकि मुझे पता ही नहीं चला, मैं देख ही नहीं पाई कि भाई पलक झपकाते ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तुम कह अरे भाई इसका रेट कैसे निकाले, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है। ठीक, अब उसके बाद सेकेंड रिएक्शन कौन सा था? वेरी स्लो रिएक्शन, यानी एक ऐसा रिएक्शन था जिसमें एकदम इतना ज्यादा स्लो था कि मुझे सालों तक का टाइम मतलब लग रहा था रिएक्शन को कंप्लीट होने में। तो क्या साइंटिस्ट लोग के पास इतना फुकट का टाइम, वो टाइम तो नहीं है कि कंपाउंड बनने में वो सालों साल वेट करें। तो बोलते नहीं नहीं, इस टाइप के भी रिएक्शन को हम लोग इसका रेट जल्दी पता नहीं कर सकते। रेट की जब भी हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो आपके माइंड में हमेशा ये चलना चाहिए कि रेट यानी रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन की बात हो रही है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तेजी से कम होगा तभी तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ठीक, आप तेजी से चीजों को सीखेंगे, बहुत अच्छे से चीजों को ग्रैब करेंगे, तो उतना ज्यादा आपका नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, तो यही बात हम लोग कर रहे थे। तो मैं आपको क्या बता रही थी, स्लो रिएक्शन में आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो है, तो इसमें तो हम लोग पता ही नहीं कर पाएंगे कि भाई कैसे रिएक्शन होगा ये, तो उसको भी हम लोग इसमें डिस्कस नहीं करते हैं। स्लो वाले को और वेरी फास्ट वाले को, इन दोनों को डिस्कस नहीं करते हैं। एक बहुत ज्यादा फास्ट है, दूसरा बहुत ज्यादा स्लो है। तो आप लोग का क्वेश्चन है कि मैम कौन से टाइप के रिएक्शंस पढ़ना चाहिए केमिकल काइनेटिक्स में, तो उसका आंसर है मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, इस टाइप के रिएक्शन में मेनली होता क्या है कि इसमें आपका जो रिएक्टेंट है वो धीरे धीरे कम होता है, बहुत ज्यादा धीरे भी नहीं, बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं, और प्रोडक्ट आपका धीरे धीरे बनता रहता है। तो ये चीजें आप आंखों से देख सकते हैं, देख क्या सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स वगैरह वो डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, तो ये सारी चीजें आपको ऑब्जर्व होगी। तो उसके लिए ग्राफ वगैरह प्लॉट कर सकते हैं, यानी हम लोग इस टाइप के रिएक्शन को डिस्कस कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर ऑब्जर्व कर सकते हैं तो मुझे पता चल सकता है कि भाई कितना रिएक्टेंट है, कितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको इस चीज में मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इसका मतलब रेट ऑफ मतलब केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग मॉडरेट टाइप के जितने भी रिएक्शंस है उसको पढ़ते हैं। ठीक, मॉडरेट टाइप यानी आपका जैसे फॉर एग्जांपल N2 + 3H2, ये आपका बनता है 2NH3। ठीक है, बनता है ना,
ठीक है, हैबर प्रोसेस में। तो मतलब अमोनिया आपको बन रहा है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो मिक्सचर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, वो और ये धीरे धीरे इंक्रीज करेगी। ये सारी चीजें हमको ऑब्जर्व होते हुए दिखाई दे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब बात कर लेते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स तो पता चल गया, इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है कि जिस भी केमिस्ट्री में हम लोग केमिकल के रिएक्शंस के रेट के बारे में, देखो काइनेटिक्स मोशन या रेट ऐसे होता है, ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में हम स्टडी करते हैं, उस जिस फील्ड में किया जाता है उसे बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, अब उसके बाद फर्स्ट आपका हेडिंग आता है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शंस का उसका जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो चेंज होगा। अरे भाई डिक्रीज कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, कांस्टेंट रह सकता है, चेंज होना चाहिए। ठीक है, चेंज अगर हो रहा है तो हम लोग उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, किसके टाइम पर, मतलब किसके रिस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक, इतने टाइम पे आपका ये वाला रिएक्शन कंप्लीट हुआ, तो टाइम के रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, इसे ही हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, यानी हम लोग बोल सकते हैं ROR, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितना आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन को हम लोग ब्रैकेट से दिखा रहे हैं, मतलब ब्रैकेट के अंदर सारी चीजें कंसंट्रेशन में है। ठीक, कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, इसका भी एक फॉर्मूला मैं आपको याद करने के लिए बोली थी पिछले क्लास में, आप आई होप आप देख कर आए। नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि भाई मुझे रिएक्टेंट है वो तो आपका कोई भी मॉलिक्यूल है तो मोल्स में ही होगा, और अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स विथ इन लीटर। ठीक, ऐसा लिख सकते हैं इन लीटर। यानी आपको कंसंट्रेशन की बात हो रही है, यानी आपके दिमाग में होना चाहिए कि N2 और ये वाला जो H2 है इन दोनों का कंसंट्रेशन चाहिए। मतलब N2 मतलब नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम में कितने हैं, मतलब N बाई, इसको बोल सकते हैं C इक्वल टू N बाई V। तो कंसंट्रेशन की हम लोग जब भी बात करेंगे तो उसमें मोल्स और लीटर, उसमें मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितना वो डिसॉल्व है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। इसी को कई कंसंट्रेशन होते हैं, उसके बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं कंसंट्रेशन के, कौन कौन से, मोलैरिटी। तो हो सकता है कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में 1-2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो आपका उसमें कंसंट्रेशन दिया, पर आप लोग कहेंगे मैम कंसंट्रेशन तो वो है, कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी। ठीक, यही देगा, मतलब मेनली इसमें बात करें, इसमें V आ रहा है तो आपका मोलैरिटी ही होगा, क्योंकि अगर मोलैरिटी की बात करें, ठीक, मोलैलिटी की बात करें तो उसमें kg आ जाता है, उसमें जो आपका नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, kg आ जाएगा। मतलब वो आपका ये वॉल्यूम कंसीडर नहीं कर रहा है, वॉल्यूम कंसीडर सिर्फ मोलैरिटी कर रहा है। यानी क्वेश्चन आपको आप ध्यान से पढ़ेंगे, जब भी आपका कंसंट्रेशन दिया होगा 1 मोलर में, 2 मोलर में, मोलर ही दिया होगा, यानी वो मोलैरिटी की बात कर रहा है। क्लियर है, तो कंसंट्रेशन आपका चेंज होना चाहिए। ठीक, और ये कितना चेंज होगा, मतलब हो सकता है कि वो रेट ऑफ, मतलब कंसंट्रेशन को हम डबल कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो रहा है, मतलब ये दोनों चीजें बराबर में चल रही है। हो सकता है कि कंसंट्रेशन को हम लोग डबल कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 3 गुना या 4 गुना बढ़ जाए, तो ये भी हो सकता है, यानी ये इसके पावर पे डिपेंड कर रहा है। ओके, क्लियर, ये सारी चीजें मैं आपको पिछले क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। अब बात कर लेते हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, क्या हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ रिएक्टेंट पे ही डिपेंड करता है? पूरी तरीके से तो नहीं कर सकते, पर 90% जनरली केस में हम लोग बोलते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। अच्छा ठीक है, मैं आपसे बोल रही हूँ, मैं आपको थोड़ा सा या फिर ऐसे 20 ml का, अभी सपोज करो 20 ml का मैं आपको मिल्क दे रही हूँ और आपको 50 ml वाटर दे रही हूँ, ये सारे चीज ठीक है, और मैं बोल रही हूँ कि इसमें आप 10 कप चाय बना दो। क्या ऐसा पॉसिबल है? आपको मटेरियल इतना कम मिला है तो आप इतना ज्यादा प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं? तो इसका मतलब ये है कि रेट पूरा किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट पे। यानी रिएक्टेंट पे जितना मेरे पास रहेगा कंसंट्रेशन, जितना रहेगा उतना ज्यादा रेट होगा। यानी हम लोग जब भी रेट की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट को सोच समझ कर ही बात करेंगे। ठीक है, इस बात को क्लियर है ना? चलो, अब कौन सा हेडिंग था? अब था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। आपके मन में इसमें बहुत सारे ऐसे डाउट्स होंगे, क्यों पढ़ते हैं भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को? एक्चुअली में होता क्या है ना, आपका जो रिएक्टेंट का जो ये पावर, रिएक्टेंट का पावर, ठीक, अब इस पावर को ना हम लोग सम कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है रिएक्टेंट कभी किसी में ए होता है, एक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ए से वहां प्रोडक्ट बन गया, यहाँ पे रिएक्टेंट आपका 1 है। अब मान लो कोई ऐसा है a प्लस बी, वहां से जाके p बन रहा है, यहाँ रिएक्टेंट आपके 2 है, तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स पे साथ में उसमें कितने पावर में,
कभी कभी हो सकता है कि रेट आपका होगा, मुझे पर्टिकुलर निकालना है A प्लस बी, वहां जाके प्रोडक्ट दे रहा है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो आप लोग बोलेंगे कि मैम रेट ऑफ रिएक्शन ठीक है, तो आपको ये बताना है कि रेट ऑफ रिएक्शन किसका होगा, ए का होगा, बी का होगा, दोनों का हो रहा है या किसी का नहीं हो रहा है, तो ये सब कुछ डिपेंड करता है। तो ये एक्चुअली में देखा जाता है, इसके लिए हम लोग ऑर्डर निकालते हैं। मुझे एक्चुअली में ऑर्डर होता क्या है, ऑर्डर हमें ये बताता है, ये पावर बताता है, ये पावर आपको पता चल जाएगा ना, तो आप बता पाएंगे कितना कंसंट्रेशन ले कि आपका रेट उतना बढ़ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बोलूं, जैसे आपके पास ये केमिस्ट्री का सिलेबस पढ़े, अब केमिस्ट्री का सिलेबस तो बहुत अनलिमिटेड सिलेबस है, अगर मैं बात करूं एमएससी तक का भी आप पढ़ सकते हैं, बट आपको बस अपने सेमेस्टर का ही पढ़ना है, ऐसा तो मैं आपको कंसीडर कर दी ना, तो वैसे ही मैं आपको कहूं कि आपका जो रेट होता है, अगर मुझे पता चल जाए इसकी पावर में, तो हम लोग उसी टाइप का ही कंसंट्रेशन लेंगे ताकि मेरा रेट वहां तक बढ़ जाए। बात समझ में आ रही है? इसीलिए हम लोग क्या निकालते हैं, ऑर्डर निकालते हैं। अगर मुझे ऑर्डर पता चल गया तो हम लोग ऑर्डर यानी रिएक्टेंट की पावर में जितना भी है उसका हम लोग सम कर देंगे। अगर मान लो अकेला है तो कोई दिक्कत नहीं है अभी। और हाँ, एक और बात, ऑर्डर कभी भी आप खुद से कैलकुलेट नहीं करते, ये ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट बताता है। आपके पास आप बीएससी कर रहे हैं, एमएससी करेंगे, रिसर्च करेंगे, नेट क्वालिफाई करके पीएचडी करने लगेंगे, तब आपको मिलेगा कि एक्सपेरिमेंट करके आप इसका ऑर्डर पता करिए। तो आप लोग कहेंगे मैम जब एक्सपेरिमेंट करके निकालना है तो हम लोग अभी क्यों पढ़ रहे हैं, तो ऑर्डर इसलिए पढ़े क्योंकि कुछ टाइप के आपके सिलेबस में इस तरीके का डिजाइन किया गया ताकि आप ऑर्डर निकाल पाओ। यानी एलिमेंट्री टाइप के जितने भी रिएक्शंस होंगे वो आपका ऑर्डर आप उसमें तुरंत पता लगा लेंगे, एकदम चुटकी बजाते, बहुत इजी रहेगा एलिमेंट्री टाइप के रिएक्शन में। अब ये एलिमेंट्री टाइप के रिएक्शन होते कैसे हैं, जो आपका सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए। जैसे मान लो कि उसमें बहुत ज्यादा डबल ट्रिपल स्टेप ना हो, जैसे SN1 और SN2 का कुछ कॉन्सेप्ट याद है, तो SN1 वाले में क्या था, 2 स्टेप में प्रोसेस, SN1 वाले में 2 स्टेप में प्रोसेस हो रहा था। एक पहले वाले मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप में क्या होता, कार्बोकैटायन बन रहा था, सेकंड स्टेप में उसी कार्बोकैटायन पे बगल में जो न्यूक्लियोफाइल आते हैं अटैक कर रहा था। 2 स्टेप में प्रोसेस हुआ, यानी रिएक्शन आपका 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है। ठीक, एलिमेंट्री रिएक्शन उसे बोलेंगे जो केवल सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए, यानी मैं A प्लस बी ली हूं, तुरंत प्रोडक्ट बन जाए। अब ऐसा ना हो कि A प्लस बी पहले C में कन्वर्ट हो रहा है, फिर C D के साथ मिलकर फिर P बना रहा है, मुझे प्रोडक्ट दूसरे वाले स्टेप में मिला। बात समझ में आ रही है? यानी हम लोग ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री टाइप के रिएक्शंस का निकाल सकते हैं जो कि 1 स्टेप में हो। अब उसमें भी एक दिक्कत है कि आपको कैसे पता चलेगा कि वो एलिमेंट्री रिएक्शन है, वो 1 स्टेप का रिएक्शन है, क्योंकि ये भी आपका वैसे ही दिया रहता है, तो उसके में आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतनी सारी चीजें क्लियर है। ऑर्डर क्यों निकालते हैं, अब ऑर्डर आपके सिलेबस में पढ़ना है 0 1 2, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। अब 0 ऑर्डर क्या होता है, 0 ऑर्डर का मतलब कि आपके रिएक्टेंट के ऊपर n की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू 0 मतलब ये तो पूरा इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, और इस कांस्टेंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ROR इक्वल टू K। ठीक है, रिएक्टेंट ठीक, इसके पावर में 0। अब एक बात बताओ, रिएक्टेंट की पावर में 0 तो ये तो 1 हो गया, ठीक, 1 हो गया, यानी K, और K क्या है, एक रेट कांस्टेंट है, यानी पूरा रेट आपका कांस्टेंट चल रहा है। आप जितना भी कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओ रेट बढ़ेगा ही नहीं, वो 5 है तो 5 पे ही टिका रहेगा। इतनी बात आई होप आपको क्लियर हुई होगी। ठीक, ये सारी चीजें क्लियर है या यहाँ तक? अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे कि आपका, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। पहला फर्स्ट वाला ऑर्डर रिएक्शन क्या था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में किसी एक पे डिपेंड कर रहा था। चलो मानो मैं एक क्वेश्चन देती हूँ आपको, इसी पर क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है, क्वेश्चन है A प्लस बी वहां जाके प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक, तो अभी मैं यहां पे बोल चुकी हूं कि हाँ ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसका आप बता दो ऑर्डर, ऑर्डर बता दो कितना होगा। तो आप लोग कहेंगे मैम अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है यानी इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये चेक कर लो या स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट चेक कर लो। स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है, वही आपका नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे A के बगल में कुछ नहीं है, मतलब 2 3 कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो यानी 1 है। A के बगल में कितने नंबर ऑफ मोल्स है, 1। B के बगल में कुछ नहीं है यानी 1, तो इसका हो जाएगा रेट, पहले निकाल लो, रेट इक्वल टू
के कंसंट्रेशन A के पावर 1 हो गया, कंसंट्रेशन B के पावर 1 हो गया। आई होप ये चीजें आपको क्लियर है, ठीक है। तो अगर मुझे इसका ऑर्डर निकालना है तो ऑर्डर होता है रिएक्टेंट का जितना भी पावर है तो उसको सम कर देते हैं, तो 1 + 1 = 2। ऐसे तो इसका ऑर्डर 2 आ रहा है। कब? एलिमेंट्री रिएक्शन का टाइप अगर जब भी आपसे क्वेश्चन में देगा, आप इसके लिए टेंशन मत लो। न्यूमेरिकल अगर आपको सेमेस्टर में एग्जाम आ रहा है तो आपको देगा ही। तो अगर बोल रहा है एलिमेंट्री रिएक्शन तो तुरंत आंख बंद करके ये वाला फंडा लगा दो, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक, गुडबर्ग थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, कुछ देखो उनको भी ये बात पता नहीं थी, उन्होंने कुछ 2-3 रिएक्शन लिया, उसका यही वाले मेथड से करके निकाल दिया, सबका ऑर्डर सही आ रहा था, मतलब उनका लक अच्छा था। लेकिन कभी कभी जब आगे के रिएक्शन बढ़ने लगे तो आगे के रिएक्शन में ये वाला रूल काम नहीं आया, क्योंकि ये वाला जो रूल है सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन पे होता है। तो उनका हो सकता है वहां पे लक काम कर गया हो, उनका जितना भी रिएक्शन वहां पे हो रहा था, मतलब जितना वो रिएक्शन को लिए थे एक्चुअली में वो सारे के सारे एलिमेंट्री रिएक्शन निकले। क्योंकि भाई अगर वो स्टेप वाइज मल्टीपल टाइप के रिएक्शंस होते हैं, मल्टीपल टाइप क्या मतलब, वही जो सिंगल स्टेप ना हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे स्टेप में हो, तो मल्टीपल टाइप के अगर रिएक्शन होते तो उनका तो ये फंडा, ये पूरा लॉ गलत हो जाता। तो लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है कि आपके पास जैसी एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं उसमें जितने नंबर ऑफ मोल्स है उसको पावर में लिख दो, साथ में उसको जोड़ दो, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। क्लियर है? चल सकते हैं आगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अभी मैं आपसे पूछ रही हूं कि रेट ऑफ या ऐसे ये बोल सकते हैं, रेट एक्सप्रेशन ऑफ गिवन रिएक्शन। इस रिएक्शन का आपको रेट एक्सप्रेशन बताना है। फर्स्ट है आपका, एक सेकेंड मैं आपको रिएक्शन लिख के लाई हूं। चलो अच्छा ठीक है, ऐसे ही कुछ बना देते हैं, बना देते हैं 2a + 3/2 b + 3c, ठीक है। वहां जाके कोई ऐसे p बना रहा है प्रोडक्ट, ठीक है, ये वाला, इसका आपको रेट एक्सप्रेशन बताना है। चलिए बताइए इसका रेट एक्सप्रेशन कैसे होगा। आपको मैं थोड़े टाइम वो दे रही हूं टाइम, आप बताइए जल्दी से, फटाक से पॉज कर लो और बताओ, सोचो इस बात को। अब ये देखो रेट एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को देखो, ये बात मैं पिछले क्लास में आपको बताई थी, रेट आपका कभी भी जो हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव लिखते हैं एक्चुअली में वो बस डिक्रीज और इंक्रीज बताता है कंसंट्रेशन में। दूसरी बात कि रेट जितना इसका होगा उतना प्रोडक्ट का भी होगा, ठीक है, ये बात याद रखना, जितना इसका होगा उतना उसका, बस ये सब आपस में बराबर रहेंगे। तो आपको पूरा रेट लिखना है, तो रेट इक्वल टू हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, और हम बताए थे जितना भी आपको स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उसको अपोजिट में लिखते हैं, यानी 2 है तो ये हो जाएगा 1/2, साथ में आपको माइनस चार्ज लगाना पड़ेगा, ठीक है, माइनस चार्ज, तो 1/2 कंसंट्रेशन किसमें, चाहो तो डी लगा लो, dA/dt। आई होप ये चीजें आपको क्लियर है, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो ये 3/2 है, तो मैं आपको बताइए पहले तो माइनस लगाओ क्योंकि रिएक्टेंट सारे हैं, ठीक है, तो माइनस तो लगेगा। अब ये हो जाएगा 2/3, ठीक, और dB/dt। क्लियर है? चलो अब आगे, आई होप आपका भी यही आंसर होगा। पहले पॉज करके खुद से ट्राई करना। अब देखो ये भी किसके इक्वल है, 1/3, इसको 3 को हम लोग 1/3 लिख सकते हैं, माइनस में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि रिएक्टेंट का है, ddt इज इक्वल टू, अब देखो प्रोडक्ट को जब भी लिखेंगे तो हमेशा पॉजिटिव में लिखेंगे। अब इसको चलो अगर आगे हम 1 लगा भी देते हैं या 2 लगा भी देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 + dP/dt। अब देखो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। रेट एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं, ऑर्डर कैसे निकालते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन का। क्लियर है? चले आगे, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोला गया, तो यहाँ पे देखो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, हाँ ये हो गया ना क्लियर। अब देखो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। सेकेंड ऑर्डर, अरे क्या बात है,
सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। पहले चीजों को समझो, फिर तो आपको पूरा नोट्स आपको मैं दे ही दूंगी, ठीक है। पहले समझ लो रेट ऑफ रिएक्शन। मान लो कि कोई है A प्लस बी, वहां जाके प्रोडक्ट बना रहा है। अभी के लिए मान लो ये एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या है, यानी रेट जो हम लोग लिखते हैं इज इक्वल टू के A के पावर 1 B के पावर 1, ऐसे रहा होगा, ठीक। तो हम लोग क्या ये निकालते हैं ऑर्डर इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, तो आपका आ गया रेट, क्या आ गया 2। ये भी हो सकता है, क्या ये पॉसिबिलिटी है? अब ध्यान देखो, अब इसमें केस 1 देखना। केस 1 आपको 2 चाहिए, ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि भाई ये एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। रेट ऐसे भी तो हो सकता था, A 0 B 2, हो सकता है कि नहीं? ऐसे भी हम लोग यह निकालेंगे ऑर्डर, तो क्या आएगा 0 प्लस 2 इक्वल टू 2, आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है कि नहीं? ऐसे भी निकालेंगे तो आएगा। अब देखो केस फर्स्ट हो गया, अब आ जाओ केस सेकंड। केस सेकंड पे ऐसे हो सकता है कि रेट यह निकालेंगे, रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन A कंसंट्रेशन B। अब एक बार इसको 2 कर दो, इसको 0 कर दो, तो ये हो जाएगा ऑर्डर 2 प्लस 0 इक्वल टू 2। यहां से भी 2 आ रहा है, तो यानी अगर देखा जाए तो ये एक्सपेरिमेंट पे ही डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ, लेकिन एलिमेंट्री में जब भी हम बताएंगे, एलिमेंट्री देखो यहाँ पे फेल हो गया, यहाँ एलिमेंट्री फेल हो गया, क्योंकि भाई इसका 1 आ रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है, आपको एक रिएक्शन दे देगा और बोल देगा उसमें कि यहाँ पे A और B है, उसमें से A का रेट, मतलब A का जो रिएक्टेंट का ऑर्डर, ध्यान दो ओवरऑल ऑर्डर की बात नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर अलग होता है। जैसे हम लोग ये जो ऑर्डर निकाले ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं, ठीक। ये जो पर्टिकुलर है ये किसका है, ऑर्डर ऑफ, इसको थोड़ा ध्यान से समझ के लिखना। इसको हम लोग बोल सकते हैं, इस पर्टिकुलर को बोलेंगे ऑर्डर ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्टेंट। इस रिएक्टेंट का कितना ऑर्डर है, तो हम लोग जब भी वो निकालते हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कितना हो रहा है, तो रिएक्शन का ऑर्डर निकालने के लिए रिएक्टेंट के ऑर्डर को सम कर देते हैं। समझ में आया क्या? अब ये देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट का ऑर्डर तो 0 है, इस वाले में रिएक्टेंट का ऑर्डर 2 है, और एक कंडीशन और आ रहा है कि रिएक्टेंट का ऑर्डर 1 है। तब बताओ एलिमेंट्री रिएक्शन आप कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे आपका फेल कर जाता है एलिमेंट्री रिएक्शन। लेकिन आपको क्वेश्चन में जब भी आपको क्वेश्चन देगा तो उसे पता है कि आप सब कुछ पढ़ कर आए हैं, तो आपको क्वेश्चन में पहले रेट लॉ करके फॉर्म में दे देगा, ब्रैकेट बना के इस फॉर्म में आपको दे देगा क्वेश्चन, इस फॉर्म में या इस फॉर्म में देगा ही देगा, ये कंफर्म है। उसके लिए आप टेंशन फ्री रहो, क्योंकि कभी भी हम लोग ऑर्डर को एक्सपेरिमेंट के बिना नहीं निकाल सकते। कुछ रिएक्शन में फॉलो कर भी जाएगा, जैसे मान लो 0 ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर फॉलो कर जाएगा। अभी हम लोग एक रिएक्शन और पढ़ेंगे स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, उसमें भी गलत हो जाएगा, तो ध्यान देना इस बात को। यहाँ पे एलिमेंट्री वाला आपका फेल हो गया। तो सेकंड ऑर्डर का डेफिनेशन क्या बनेगा? डेफिनेशन ये बन सकता है कि इस रेट ऑफ रिएक्शन में सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इसलिए बोले कि यानी आपका रिएक्टेंट, जितने भी नंबर ऑफ रिएक्टेंट है, इसमें से दो रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है पूरा रेट ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर तो आपका यही बता रहा है, 2 आने का क्या मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन two reactants, concentration of two reactants, ठीक। यानी ऑर्डर ऑफ 2 आने का क्या मतलब है कि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, मुझे इस बात से ये पता चल गया कि वो डिपेंड कर रहा है जितने, मतलब 2 रिएक्टेंट, अगर मान लो 3 रिएक्टेंट है तो उसमें से केवल 2 पे वो डिपेंड करेगा। अब मान लो कि 3 है तो 3 में से किस 2 पे डिपेंड करेगा, ये तो पता लगाना मुश्किल है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ बार बार कि ऑर्डर को हम लोग हमेशा एक्सपेरिमेंट से ही निकालते हैं, ठीक है। चलो, आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो। चलो यहां से कर लेते हैं, क्या बोल रहा है, a reaction is said to be, is a reaction to said, एक सेकेंड थोड़ा सा गलत है, is, ठीक है,
is said to be, ठीक, is said to be second order reaction in which two concentration term are affected on the rate of reaction, यानी rate of reaction में दो concentration terms affect करेगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है कि रेट ऑफ ए रिएक्शन इज सेड टू बी नथिंग, मतलब कोई भी आपका जो कंसंट्रेशन टर्म है कुछ भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन में अफेक्ट नहीं कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर का। तो यहाँ पे 2 की जगह 1 कर दो, 1 कंसंट्रेशन क्या करेगा, टर्म अफेक्ट करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को। सिंपल सा आप डेफिनेशन भी खुद से बना सकते हैं। 2 का यहाँ पे 2 कर दिया। अब देखो क्या है, सपोज करो कि ये आपका कोई रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी A प्लस बी वहां जाके कुछ भी प्रोडक्ट बन रहा है, इसको B मत लिखो भाई, ठीक, इसको P कर दो, क्या करते हैं P कर, ठीक है। तो ये मान लो स्टार्टिंग में क्या था, जब t इक्वल टू 0 था, फिर से वही बात करेंगे डेरिवेशन करने के लिए। t इक्वल टू 0 था तो भाई A का कंसंट्रेशन A अपने अपने कंसंट्रेशन में, सपोज करो ये 50 में था, ये भी 50 में था और ये यहाँ पे 0 है। अब t टाइम बाद क्या हुआ, t टाइम बाद यहाँ पे ये कुछ बनने लगा 50, तो यहाँ पे नहीं 50 नहीं करेंगे, यहाँ पे मान लो 25 बनने लगा, ठीक, 25 बनने लगा। यानी अब यहाँ पे कितना बचा, ये जो A माइनस एक्स वाला आपको दिख रहा है एक्चुअली में ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन है। क्या है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन, जितना कंसंट्रेशन बचा, ठीक, रिमेनिंग कंसंट्रेशन, ठीक है, ये कितना बचा, इतना बचा। चलो अब इसको थोड़ा सा पुट कर लेते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन A के कंसंट्रेशन B के, ये बात क्लियर है। चलो आगे देखो, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या हम लोग dx अपॉन dt में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन A का कंसंट्रेशन B का, ऐसे, ठीक। अब देखो A का कंसंट्रेशन कितना है विथ टाइम, तो क्योंकि आप रेट आप चेक कर रहे हैं तो रेट यानी T तो 0 नहीं होगा, T के रिस्पेक्ट में ही बताना है। तो A का इतना आ गया, B वाले का भी इतना आ गया। आगे चलते हैं, कहां पे थे हम लोग, ये, चल अब ध्यान से देखो, क्या इसको स्क्वायर कर सकते हैं, a माइनस एक्स था उसी को स्क्वायर कर दिए, तो देखो स्क्वायर हो गया। आगे पहले समझो, आराम से आप कॉपी बनाए हो, बढ़िया से लिख लेना, dx अपॉन अच्छा सॉरी dx एक काम करते हैं, dt को यहाँ लेके चले जाते हैं, तो k dt हो गया और ये चला गया यहाँ पे, तो ये देखो ये आ गया, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड बोथ साइड, यहाँ पर भी इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन कर लेंगे। कांस्टेंट तो यहाँ पे नहीं लगेगा, इसको यहाँ करो, इसको यहाँ करो। तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद अब देखो बच्चों, इस पे मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि ये मैथमेटिक्स की चीज है, आप केमिस्ट्री के हैं तो दोनों बच्चे पढ़ते हैं, जिसको मैथ आता है वो आराम से इसके आगे सॉल्व करके कर सकते हैं, लेकिन कोई नहीं लेंगे, इसका आपसे एग्जाम में भी कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। चल इंटीग्रेशन के बाद 1 बाई, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 बाई a माइनस एक्स आएगा इज इक्वल टू k और t प्लस एक कांस्टेंट आएगा c कांस्टेंट, ठीक है। इफ अगर t की वैल्यू हम लोग 0 कर देते हैं और x की वैल्यू हम लोग 0 कर देते हैं तो क्या आता है, तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, तो t इक्वल टू 0 यानी 0 हो गया प्लस c हो गया, तो इसकी वैल्यू c आ गई, ठीक। अब इसको यहाँ पे 0 करेंगे तो a अपॉन a, तो जाहिर सी बात है ये फॉर्मूला नहीं बनेगा, ठीक। इसी को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, c कोई कांस्टेंट है, c इक्वल टू 1 बाई a। अब इसी को दोबारा इसी में पुट कर दो, c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ठीक, इक्वेशन 1 में। अब देखो क्या बनता है, जो c की वैल्यू आई थी इक्वेशन फर्स्ट कौन सा है, ये वाला इक्वेशन फर्स्ट, इसी में इसकी वैल्यू उठा के पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, इसकी जगह पे यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई a, ये आ जाएगा ना, ये देखो, ठीक, पुटिंग द वैल्यू। अब देखो ये वैल्यू आ गई कि नहीं। अब उसके बाद हम लोग क्या किए, इसको उठाकर यहाँ लेके आओ, यहाँ लेकर आ गए, ये देखो ये आ गया, के टी आ गया। अब इसको पूरा जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा वैल्यू kt। अब यहाँ पे पूरा सॉल्व करने के बाद ऊपर x आ रहा है, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है a अपॉन a ब्रैकेट में a माइनस एक्स। चलो बता दो a क्या है, a आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है, a आपका क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में तो a लिए थे, 50 मॉलिक्यूल लिए थे। a माइनस एक्स क्या है आपका, रिमेनिंग कंसंट्रेशन, इज दैट क्लियर। चल रिमेनिंग कंसंट्रेशन, अब k इक्वल टू 1 बाई टी, एक काम करते हैं ना, k को यही रहने देते हैं, t को नीचे भेज देते हैं, तो 1 अपॉन टी हो गया, ठीक है। अब x अपॉन में a माइनस एक्स जैसे था वैसे, यही आपका क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इट इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर अ रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का यही फॉर्मूला है, जहां पे आपका k क्या है,
रेट कांस्टेंट, मैं सब वैल्यू यहाँ पे लिख दे रही हूँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, चलो एक्स क्या है, एक सेकेंड, ए रहेगा कि एक्स है, एक मिनट, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। अच्छा ठीक है, वो dx अपॉन dt का आया, तो मतलब वो रेट ही हो गया। इसको इनिशियल कंसंट्रेशन, इसको x dx बाई dt, अच्छा उसको रेट में लिए थे, कंसंट्रेशन ही है, कंसंट्रेशन ही लेंगे इसको। ठीक, चलो, और ए आपका क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और a माइनस एक्स आपका क्या है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन, रिमेनिंग कंसंट्रेशन। क्लियर है? चलो, अब ये आपका सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन आ गया, बहुत इजी है, आप इसको खुद से भी सॉल्व करके कर सकते हैं, पॉज करके नोट कर लेना। एक काम करते हैं ना, इसका यूनिट निकालते हैं, यूनिट, इसका हम लोग यूनिट निकालेंगे तो क्या आएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये भी एक प्रकार का कंसंट्रेशन है, किसी अदर पेन से पढ़ते हैं, ये भी एक प्रकार का कंसंट्रेशन है, ये भी एक प्रकार का कंसंट्रेशन, सॉरी ये भी एक प्रकार का कंसंट्रेशन है, और ये भी एक टाइप का कंसंट्रेशन है। अच्छा क्या क्या है, इसको निकालें कैसे, पहले मैं आपको समझा दे रही हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको स्किप गैप कर दूंगी। ठीक है, K इक्वल टू, आपको इसका जो रेट कांस्टेंट आया है उसका यूनिट निकालना है। रेट कांस्टेंट किसका है भाई, ये हर बार आपको K दिख रहा है, पर एक्चुअली में ये रेट कांस्टेंट सेकंड ऑर्डर का है। ठीक, तो इसका आपको ये निकालना है यूनिट, तो इसको 1 अपॉन सेकंड लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि भाई T का सेकंड होता है। ठीक है, अब x यानी कंसंट्रेशन, ऊपर आपका कंसंट्रेशन है, नीचे भी आपका कंसंट्रेशन है, और ब्रैकेट में भी आपका कंसंट्रेशन है। ठीक है, चलो अब इसको क्या लिख सकते हैं, T को सेकंड लिख सकते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन को लिख सकते हैं मोल पर लीटर, वो लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक, इस वाले कंसंट्रेशन को भी वही लिखेंगे, मोल पर लीटर, और ब्रैकेट में जो है A माइनस एक्स। अब ऐसा देखिए, A का मोल पर लीटर माइनस मोल पर लीटर, ऐसा मत करना, क्योंकि A माइनस एक्स एक्चुअली में रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन ही है ना, मोल पर वो लीटर में। ठीक, मोल पर लीटर। एक बात बताओ, ये वाला पूरा कैंसिल कर दो, हो गया कैंसिल। चलो वो बचा क्या, 1 अपॉन सेकेंड इंटू, इसको क्या करो पलट दो ऊपर, तो लीटर ऊपर चला जाएगा, मोल तो वो नीचे चला आएगा, तो इसका क्या बन सकता है, मोल इनवर्स, ये बन सकता है। ठीक, लीटर कुछ नहीं, वो तो ऊपर ही है, इंटू सेकेंड इनवर्स, यही आपका आ जाएगा आंसर। चाहो तो आप यहाँ पे शॉर्ट करके देख सकते हो, सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ, मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दी। ये देखिए, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल एक पूरा कैंसिल हो गया, एक बचा, ये चला गया ऊपर, बन गया लीटर। कैसे, लीटर इनवर्स में नहीं है, ध्यान देना, जीरो ऑर्डर का देखो ट्रिक याद रखो, जीरो ऑर्डर का होता है आपका मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक, फर्स्ट ऑर्डर का क्या होता है, सेकंड इनवर्स। अब आपको पता है कि सेकंड इनवर्स कैसे आया, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में कंसंट्रेशन की पावर 1 पे डिपेंड करता है, उसकी पूरी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक, चलो अब इसका क्या आ जाएगा, सेकंड ऑर्डर का क्या आया है, मोल इनवर्स आया है, लीटर और सेकंड इनवर्स। ध्यान देना, इस बात को ध्यान देना। ठीक है, ये आपका पूरा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप कहीं पर भी याद कर लीजिए, कहीं पर नोट कर लीजिए, तो आपको हमेशा देखते रहिएगा तो याद हो जाएगा चीजें। कैसे आया, क्लियर है? तो इसको मैं इरेज कर दूं, चलो अच्छा साइड में ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। फॉर हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम होता क्या है, जब भी आपका कंसंट्रेशन है, मान के चलो 100 कंसंट्रेशन है, 100 है मॉलिक्यूल्स है, तो वो अपने कितने टाइम में वो अपना हाफ हो जाएगा, वही उसका हाफ लाइफ टाइम है। मान लो अभी आप जो भी एज के रहे हो, तो अभी मान के चलते हैं कि ह्यूमन का 60 होता है, 60 के आसपास वो लोग जीते हैं। पहले पहले बहुत ज्यादा था, लेकिन अब इम्यूनिटी को देखकर मद्देनजर रखते हुए हम लोग यही बनाया, 60 है, तो उसका हाफ लाइफ कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। वैसे ही कोई भी कंसंट्रेशन का अपनी ओरिजिनल कंसंट्रेशन से जो हाफ हो जाए, मतलब रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो अपने ओरिजिनल से जब हाफ हो रहा है, उतने टाइम पीरियड को बोलेंगे हाफ लाइफ टाइम। तो हाफ लाइफ टाइम को क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन मान लो कि ए है, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन तो ए था, उसी का हाफ हुआ है, तो क्या हम लोग x इक्वल टू a/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, टी को कैसे समझेंगे, मान लो पूरा टाइम टी था, और तो इसका मतलब इसका हाफ क्या हो जाएगा, टी हाफ, तो इसको लिख सकते हैं टी हाफ। ठीक, इन दोनों वैल्यू को पुट कर दो,
किसमें? आप आपका जो अपना इक्वेशन बनाए, ये वाला जो इक्वेशन था ना, k इक्वल टू 1/t x और x अपॉन a माइनस है, इसी में इसी फॉर्मूला में पुट कर दो। t की जगह t हाफ हम लोग रख दिए, पहले देखो समझो फिर ये लिखना, अभी कुछ करो मत। x की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? a/2 रख दिए, ठीक, a/2, ठीक है। अब a की जगह तो a पहले से ही था और a माइनस 2, अच्छा x की जगह a/2 है, ठीक है। अब क्या करें? इसको पूरा सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ पे सॉल्व करके ये वैल्यू आए, मतलब t हाफ इक्वल टू 1/k a, ये वैल्यू, इसको भी याद रखना, ठीक है। तो हाफ लाइफ टाइम 0 का, 1 का, 2 का, तीनों का आपको एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बनाकर वो लोग पूछ लेंगे, तो आपको ये याद करने का तरीका है। अब इसी जगह पे यहाँ पे हाफ लाइफ टाइम का भी आप बना सकते हैं, तो बना के आप उसे भी क्या कर सकते हैं? लर्न कर सकते हैं। अच्छा ध्यान से इस फॉर्मूले को देखो, ये वाला फॉर्मूला, ये आपका रेट कांस्टेंट है और ये आपका क्या है? कंसंट्रेशन। तो आप नहीं देख रहे ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? यानी रेट का अगर कांस्टेंट, अगर इन दोनों के बीच में हमको ग्राफ ड्रॉ करना होगा, इन दोनों के बीच में, तो क्या हो सकता है? अच्छा सबसे पहले इसका k के बीच में हम ड्रॉ करते हैं, ठीक, k वाला, यहाँ क्या पे देखो ये ग्राफ, ठीक है। k को यहाँ रख दो और जो आपका कंसंट्रेशन है इसको यहाँ रख दो, तो क्या होगा? इसका ग्राफ निगेटिव में जाएगा, क्योंकि भाई वो बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, ठीक है। चल आगे देखते हैं। एक और बात यहाँ देखो, t हाफ इक्वल टू 1/k, इस पे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल थोड़ी, हाँ न्यूमेरिकल तो बनेंगे, साथ में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन या 1 मार्क्स के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे बनेगा? t हाफ आपका जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। In this is expression, initial concentration is inversely proportional to their half lifetime. तो इसका ग्राफ कैसे बन सकता है? मतलब एक दूसरे के क्या निगेटिव स्लोप बनेगा, अपोजिट। ये देखो a जैसे जैसे बढ़ रहा, t हाफ वो कम हो रहा है, या t हाफ को बढ़ा दो तो a कम हो जाएगा। ये वाला ग्राफ बनेगा कि नहीं? क्लियर है कि नहीं ये वाला ग्राफ? ठीक है। चल यहाँ पे आपका 0, 1 और 2 जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंप्लीट होता है। एक और बात, आपका जो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, इसका एग्जाम में कभी भी डेरिवेशन नहीं आता है। इन फ्यूचर उनका कभी मन किया, मतलब बाई चांस बहुत किस्मत खराब है तो दे देंगे, वैसे आता ही नहीं है। अगर बाई चांस दे रहे हैं तो उसके अल्टरनेट में क्वेश्चन जरूर देंगे। आपके सिलेबस में मतलब डेरिवेशन वगैरह का कोई नीड नहीं है, हाँ, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं इसलिए ताकि वो फॉर्मूला कहाँ से जनरेट हुआ है, ठीक है, उस पर न्यूमेरिकल आ सकता है। तो इससे अच्छा है कि फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ लो, कैसे आया वो तो पढ़ना जरूरी है, साथ में उसका हाफ लाइफ टाइम ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है, और यूनिट के साथ, यूनिट अगर एग्जाम में गलत कर दी है तो मतलब मार्क्स गया, ठीक है। इसके साथ साथ आपसे न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आ जाओ, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। क्या होता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन? आपको बताना है, सपोज करो A प्लस बी इक्वल टू, मतलब वहां जाके प्रोडक्ट बना रहा है, हम आपसे पूछ रहे कितने मॉलिक्यूल्स है, चलो बताओ रिएक्टेंट में कितने मॉलिक्यूल्स है। तो आप लोग क्या बोलेंगे कि मैम एक मॉलिक्यूल ए का है, एक मॉलिक्यूल बी का है, बस वही हो गया मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। इसको सम कर दो, 1 + 1 = 2, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी आ गई? 2 आ गई। वैसे ही तो क्या हम लोग बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, कितने टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स हैं आपके रिएक्शंस में, मॉलिक्यूल विच टेक पार्ट विच इज केमिकल रिएक्शन, दोनों ही आपका केमिकल रिएक्शन में पार्ट कर रहा है, ठीक, इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। नोन एज में एक मिनट इसको कट कर देना, नोन एज, क्लियर है। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन उसमें चेक कर लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, रिएक्टेंट का चेक करना, उन सबको सम कर दो। मान लो कि ऐसे दिया गया 2A + 3A + 1B ऐसे दिया गया, तभी इसको सम कर दो, कितना आ गया? 6 आ गया। हालांकि मॉलिक्यूलरिटी इतना ज्यादा नहीं आएगा, पॉसिबल नहीं है, पर मैं एज ए सपोज करने के लिए बोल रही, ठीक, क्लियर है। चलो तो मॉलिक्यूलरिटी आ गया 2, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। एग्जांपल जैसे मान लो A है, एक यहाँ पे इसका स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट को ऐड कर लो, A + B इसका आ गया। H2 + Cl2 को बता दो, इसका 1 है, इसका भी 1 है, तो इसका आ गया 2, मॉलिक्यूलरिटी 2 आ गया। तो इस टाइप के रिएक्शन को बाई मॉलिक्यूलर, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है? 2, तो बाई मॉलिक्यूलर 3 आएगा मॉलिक्यूलरिटी, तो ट्राई मॉलिक्यूलर एक आएगा यूनिमॉलिक्यूलर, ऐसे बोल सकते हैं। चल अब एक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है
हर बार पूछा भी गया है आपके एग्जाम में, और साथ में इसमें बच्चों को कंफ्यूजन भी बहुत रहता है। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होते हैं? स्यूडो का मतलब होता है झूठ, बहुत बड़ा झूठ। जैसे आप लोग अपने पेरेंट्स से बोलते हैं नहीं मम्मी हम तो वहां नहीं गए थे, हम पर आप तो दोस्त के घर थे, ऐसा होता है ना। चलो, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो का मतलब झूठ, ऑर्डर यानी कोई झूठा ऑर्डर है। आपको देखने में लगेगा कि भाई इसमें तो नंबर ऑफ मोल्स जितने हैं उसको ऐड कर दो, ऐड करके उसका बता दो ऑर्डर, तो ऑर्डर आएगा 2 पर एक्चुअली में रहेगा 1। ठीक है, कैसे होगा इसको देख लेते हैं। इसको हम लोग कैसे करेंगे? आर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ, हाँ, जो आपका स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ क्या है? रिएक्शन है, इन विच मॉलिक्युलरिटी इज ऑलवेज, मॉलिक्युलरिटी क्या होगा? जितना भी आप ऑर्डर निकाल लें उससे ज्यादा होगा। अब कहेंगे कि मैम मुझे समझ नहीं आया, हमको एक एग्जांपल समझाते हैं। चलो एग्जांपल से इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, क्या हो रहा है? ये आपका सुक्रोज है, इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है, सुक्रोज के मॉलिक्यूल टूट रहे हैं। बताओ सुक्रोज है क्या? सेकंड सेमेस्टर में आप पढ़ कर आए हैं। सुक्रोज क्या है? एक डाइसैकेराइड है, ठीक। डाइसैकेराइड टूटेगा तो मोनोसैकेराइड और मोनोसैकेराइड देगा, तो डाइसैकेराइड टूटा, 2 मोनोसैकेराइड बने, क्या बनेगा? एक ग्लूकोज और एक, हाँ जल्दी बताओ, सोच के बताओ, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज, ठीक। ये चलो मिल गया, एक ग्लूकोज देगा, एक फ्रक्टोज देगा। तो आप लोग को क्या लग रहा है? मान लो कि मैं आपको बोल रही हूँ ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो आप लोग कहेंगे कि मैम इसका मॉलिक्यूल एक है, इसका भी मॉलिक्यूल एक है, तो इनका पावर बना दो। तो मतलब सुक्रोज का, चलो पूरा नहीं लिख रहे हैं, 1, H2O का 1, दोनों को 1 + 1 करेंगे तो 2, यानी ऑर्डर आपका 2 आएगा। और यहाँ पे अगर मैं मॉलिक्युलरिटी की बात करूं तो मॉलिक्युलरिटी भी 2 है, एक मॉलिक्यूल H2O का है, एक मॉलिक्यूल सुक्रोज का है। आपका आंसर आएगा मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों बराबर है। लेकिन डेफिनेशन में ही साफ साफ लिखा है कि मॉलिक्युलरिटी हमेशा ज्यादा होगा, मतलब या तो मॉलिक्युलरिटी ज्यादा है मतलब 3 हो जाए, या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कुछ कमी आ जाए। तो देखो एक्चुअली में इस रिएक्शन में हुआ क्या है? इस रिएक्शन में जितना हम लोग वाटर ले रहे हैं ना, वाटर का कोई भी ऑर्डर नहीं आता, यानी अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में अगर 2 आता है तो आप क्या समझते हैं कि दोनों रिएक्टेंट आपके रेट ऑफ रिएक्शन में अफेक्ट कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में एक्सपेरिमेंटल ऐसा देखा गया ना, रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो बता दो, एक पे डिपेंड करेगा यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो 0 ऑर्डर, और दोनों पे डिपेंड कर रहा है सेकंड ऑर्डर। तो बता दो वो कितना ऑर्डर आएगा? इसका फर्स्ट ऑर्डर आएगा, क्योंकि भाई इस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है H2O पे। आप लोग बोलेंगे मैम पानी पे, क्योंकि भाई वाटर है ना, यूनिवर्सल है, उसको पानी को कम ज्यादा हम लोग करते रहेंगे, थोड़ा सा अरे वो लिक्विड थोड़ा मतलब डाइल्यूट हो, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड है, थोड़ा सा और पानी ऐड कर दिए। तो देखा गया जनरली H2O का कोई भी ऑर्डर, मतलब ये रेट ऑफ रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता, मतलब कर तो रहा है लेकिन इसका कोई ऑर्डर नहीं आता, मतलब इसका ऑर्डर क्या है? 0 है। अगर इसका 0 तो जाहिर सी बात है इसका 1 ही होगा, तो 1 ओवरऑल इसका ऑर्डर क्या आ रहा है? इसका ऑर्डर आ रहा है ओनली 1, ठीक, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1। अब बता दो मॉलिक्युलरिटी क्या है? क्योंकि मॉलिक्युलरिटी भाई 0 नहीं होगा, मॉलिक्यूल्स तो है ना वाटर के, ऐसा नहीं कि मॉलिक्यूल्स को हम लोग हटा दिए। हाँ, मॉलिक्यूल्स जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं कर रहे, मतलब इनको बढ़ाओगे घटाओगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन भाई मॉलिक्यूल्स तो काम तो आएंगे भाई, इनके बिना इनका बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, ठीक। अगर मान लो अगर ऐसे देखो तो यहाँ पे 12 कार्बन है, 12 कार्बन यहाँ पे है, हाइड्रोजन यहाँ पे 22 है, यहाँ हाइड्रोजन 24 है, 2 हाइड्रोजन कहाँ से आया? H2O ने दिया, तो भाई मॉलिक्यूल पार्ट तो करेगा ही, यानी मॉलिक्युलरिटी में कोई भी 0 नहीं होता, मॉलिक्यूल्स है तो मतलब पार्टिसिपेट करेगा। तो मॉलिक्यूल तो यहाँ पे इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी आ जाएगी? जल्दी बता दो, मॉलिक्युलरिटी कितनी आ जाएगी? एक ये यानी 2। अब बता दो क्या 2 मॉलिक्युलरिटी इससे ज्यादा है कि नहीं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में? अब देख लो, रीजन फॉर दिस, वन ऑफ द रिएक्टेंट टर्न प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, यहाँ पे वाटर का रीयूज हम लोग एक्सेस में कर रहे हैं, सो देयर कंसंट्रेशन डज नॉट अफेक्ट, तो इसका कंसंट्रेशन अफेक्ट ही नहीं कर रहा है। भाई एक्सेस में ले लो वाटर, मान लो 1 लीटर में, चलो ये समझो यहाँ पे 2 टैंक है, यहाँ पे 1 लीटर वाटर लिए उसमें सुक्रोज को डाले हैं, यहाँ 3 लीटर वाटर लिए उसमें सुक्रोज को डाले हैं। चलो बता दो डाइल्यूट कौन है? 3 लीटर वाला डाइल्यूट है, यानी इसका कंसंट्रेशन यानी नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए 1 लीटर में। अरे देखो भाई यहाँ पे 1 लीटर में, चलो ऐसे समझो 1 लीटर में यहाँ 100 मॉलिक्यूल्स है, 3 लीटर में यहाँ 100 मॉलिक्यूल्स, बताओ कंसंट्रेशन कहाँ जाता है?
यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ कम है, तो कंसंट्रेशन कम हो गया और हमको सब कुछ कंसंट्रेशन पे ही बताना है, तो यानी आपका ये वाला इतना रेट बता नहीं पाएगा, ये वाला अच्छा खासा रेट बताएगा। तो इसीलिए हम लोग एक मॉलिक्यूल को एक्सेस में यूज करने से आपका रेट ऑफ रिएक्शन वो अफेक्ट पहले अफेक्ट कर रहा था लेकिन अब अफेक्ट नहीं कर रहा है, एक्सेस में ले लिए तो इस वजह से क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, इस टाइप के रेट ऑफ रिएक्शन को, मतलब इस टाइप का जो रिएक्शन है उसको बोलते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। देखने में लग रहा था भाई 2 होगा पर एक्चुअली में 1 है, तो झूठ हो गया ना, झूठ ट्रू में बदल गया। ठीक हुआ कि नहीं? ये वाला रिएक्शन बहुत स्पेशल है और हर बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ये देखो, in this case H2O present in the excess amount so their concentration not affected in the rate of reaction, अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। चलो, फैक्टर है इफेक्टिव। अब हम लोग चेक कर लेते हैं ना, देखो यहां तक अगर आपकी सारी चीजें क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग देख लेते हैं ना, देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो खत्म, अब बात कर लेते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएंगे या घटाएंगे। हमको क्या करना है, हमारा एम क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को जल्दी से इंक्रीज करना ताकि मुझे प्रोडक्ट जल्दी मिले। आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैम थोड़ा जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करें, हम जल्दी से पढ़ ले, जल्दी से चीजों को रिवाइज करें ताकि मेरा भाई इस सेमेस्टर में बहुत अच्छा मार्क्स आए। मार्क्स अच्छा आएगा तो सारी चीजें भाई, मार्क्स अच्छा आ रहा है, पढ़ ज्यादा रहे तो आपको जॉब मिलने की चांसेस ज्यादा है। वैसे ही अब देखो, पहला हम लोग इफेक्ट पढ़ेंगे टेम्परेचर का। टेम्परेचर बढ़ा दे, मान लो कि कोई रिएक्शन हो रहा है A+B प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें थोड़ा सा बाहर से हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। पहले टेम्परेचर 25 डिग्री पे था, अब हम लोग 30-35 कर दिए, तो क्या हो रहा है, देखते हैं रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसा देखा गया, जनरली की बात कर रहे हैं, एक्सेप्शन तो हर जगह केमिस्ट्री तो है, जनरली रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ता है, लेकिन ऐसी बात नहीं कि भाई बढ़ाते जाओ बढ़ते जाएगा, ऐसा नहीं। 10 डिग्री अगर आप बढ़ाएंगे, मतलब 25 है तो उसको 35 करेंगे तब तक बढ़ेगा, एकदम तेजी से बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन। यानी A+B, अब पहले इसको ये समझो, P, मान लो आपको प्रोडक्ट यहाँ था 50 मॉलिक्यूल 100 मॉलिक्यूल्स हमको मिल रहा था, अब वो कितने पे, इसको हीट नहीं कर रहे थे तब, मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिल रहा था। ठीक, अब हम लोग क्या किए, थोड़ा सा मॉलिक्यूल्स को बढ़ा दिए, मान लो 100 कर दिए। ठीक, अब देखो ऐसे ऐसे समझो, हमको प्रोडक्ट मिल रहा है 400, बहुत ज्यादा मिल रहा है, मतलब 200 से 400 मिलने लगा, थोड़ा सा टेम्परेचर 35 के आसपास किए तो मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से एक तो हमें ये जल्दी मिल गया और ऊपर से ज्यादा भी मॉलिक्यूल्स मिले हैं, तो यही होता है। हालांकि उसमें ये देखेंगे तो कंफ्यूजन भी बहुत आएगा, तो ऐसे समझो। तो यानी रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसके लिए यहाँ पे साइड में हम लोग लिख सकते हैं टेम्परेचर। लेकिन ध्यान देना, ये फॉर्मूला हर जगह मत लगाना। मान लो कि मैं एक बहुत हार्ड क्वेश्चन बनाई, उसमें बोल दिया टेम्परेचर आपका 500 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर क्या होगा, तो आप कह देना टेम्परेचर इतना बढ़ाने पर डज नॉट इफेक्ट ही नहीं करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ही मतलब रिएक्शन ही नहीं होगा। इतना ज्यादा टेम्परेचर है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास नहीं, क्लोज नहीं आएंगे, वहां मॉलिक्यूल मतलब बॉन्ड बनेगा ही नहीं, बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड बनने के लिए भाई इतनी ज्यादा भी टेम्परेचर मत दो कि आपको चीजें, अभी मैं आपको एमएससी की चीजें पढ़ाने लगूं, क्या समझ में आएगा, बाउंस करेगा चीजें ना, भले आप आगे की चीजें पढ़े पर बाउंस तो करेगा। तो वैसे ही अब देखो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर दें, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेस, दिस इज ड्यू टू एक्टिव मॉलिक्यूल्स, क्योंकि भाई मॉलिक्यूल के पास एक अचानक से एनर्जी आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी। अब देखो मॉलिक्यूल अभी धीरे धीरे क्या कर रहे थे, प्रोडक्ट बना रहे थे, ठीक, ऐसे से वो आपस में टकरा रहे थे, टकरा के प्रोडक्ट बना रहे थे। अब क्या होगा, मॉलिक्यूल के पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई तो तेजी से क्या करेंगे, टकराएंगे, ऐसा होगा ना, टकराने से मॉलिक्यूल और ज्यादा बनेगा। समझ में आ गया इसका क्या फंडा है, ठीक। पर ध्यान देना 10 डिग्री के आसपास अब बढ़ाएंगे तभी बढ़ेगा, वरना नहीं। दूसरा इफेक्ट क्या है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट तो मैं हर बार समझाती हूँ क्या होता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट सोचो, रेट ऑफ रिएक्शन में कुछ ऐसा लगा दें कि आपको कैटलिस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग 11th 12th में जो पढ़ते हैं, स्कूल में तो पढ़ाई होता है, फिर भी आप कोचिंग करते हैं। कोचिंग इसलिए करते हैं चीजें आपको बहुत क्लियरली समझ में आए, कॉन्सेप्चुअल चीजें जो हम स्कूल में नहीं पूछ पाते टीचर से, टाइम नहीं रहता, सारा कुछ जो भी वो रीजन हो, आप कोचिंग इसीलिए पढ़ते कि भाई चीजें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यानी आप कैटलिस्ट का यूज कर रहे हैं ताकि आपका बोर्ड में मार्क्स बहुत अच्छा है। तो वैसे ही आपका कोई भी रिएक्शन हो रहा है उसमें कैटलिस्ट लगा देते हैं ना, तो कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल से बात करूं, तो अगर मान लो एक इंसान है, एक आदमी है, उसको 10 किलोमीटर दूर जाना है अपने स्कूल,
अपने स्कूल जाना है, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, तो आप लोग बोलेंगे कि मैम साइकिल से, उसके बाद दो ऑप्शन है, या तो साइकिल से जाए या तो वो पैदल, मतलब तीन ऑप्शन कर सकते हैं, या तो पैदल जाए या साइकिल से जाए या बाइक से जाए। ठीक, बाइक से वो जाने में मान के चलो 15 मिनट्स में वो पहुंच जा रहा है, साइकिल से जाने पे कम से कम उसको 40 मिनट लगे आसपास, क्या लग रहा है, पैदल तो छोड़ ही दो, इम्पॉसिबल वाला केस है। चल, अब या तो वो अपने बाइक से अगर जाएगा तो 15 मिनट में पहुंच जाएगा, मतलब रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया, मतलब फटाक से वो अपने प्रोडक्ट यानी अपने डेस्टिनेशन पे वो पहुंच गया। अब देखो, अगर बीच में उसकी बाइक खराब हो जाए, अब क्या करे, बाइक को ढकेलते हुए लेके जाएगा, मतलब जो उसे 15 मिनट लग रहा था साइकिल से, जो 40 मिनट लग रहा था, एक्चुअली में इसको पूरा पूरा 1 से 1.5 घंटा लग गया। ऐसा लगेगा कि नहीं, क्योंकि भाई वही जो बाइक आपको बहुत जल्दी पहुंचा रही थी, वही बाइक आपको लेट भी करा सकती है, क्योंकि अगर उसमें पेट्रोल ना हो तो होगा कि नहीं वैसा। तो वैसे ही जो कैटलिस्ट आपका होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, लेकिन मुझे अपना एम याद रखो, मुझे प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी चाहिए, तो यानी कैटलिस्ट हम लोग वही वाला यूज करेंगे। कैटलिस्ट टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव वाला रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, निगेटिव वाला स्लो कर देता है, तो हम लोग वही वाला कैटलिस्ट यूज करेंगे जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाए। निगेटिव वाला क्यों यूज करना, तो कैटलिस्ट इज सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। हाँ, ध्यान देना एक और बात, बाइक के पर बैठकर आप अपने डेस्टिनेशन स्कूल तक तो पहुंच गए, स्कूल में बाइक रख भी दी है, क्या वो बाइक आपके साथ क्लास में बैठेगी, नहीं। तो इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन में कैटलिस्ट का बस इतना काम है कि रेट को बढ़ा दो, बस। वो रेट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा कि भाई चलो हम भी केमिकल रिएक्शन करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, और निगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है। लेकिन हमको किस पे ध्यान देना है, पॉजिटिव पे। हालांकि ये ओवरऑल है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ देती है कि देखो यहाँ पर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एमसीक्यू 1 मार्क्स का क्वेश्चन सब पूछ सकते हैं, पूछ लेगा कि चलिए बताइए, अगर कोई रिएक्शन कंप्लीट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाना है, हम लोग कौन सा कैटलिस्ट यूज करें, पॉजिटिव निगेटिव दोनों, कोई नहीं, तो आपका आंसर होगा पॉजिटिव कैटलिस्ट, क्योंकि आपने फैक्टर अफेक्टिंग में पढ़ा है। ठीक, चल कंसंट्रेशन की बात करते हैं, कब, अच्छा ये बताओ कंसंट्रेशन में क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है इसमें बताओ, कंसंट्रेशन में क्या हो सकता है, सोचो सोचो। कंसंट्रेशन में हो सकता है कि मैम मॉलिक्यूल्स जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। हाँ, अब देखो ये जो मैं आपको एक मतलब एक एग्जांपल बताऊंगा ना, उससे थोड़ा अलग है, उससे मत करना। जैसे अगर मुझे 2 कप चाय बनानी है तो मेरा मतलब मैं जल्दी से बना लूंगी, अगर मुझे 10 कप या 20 कप चाय बनानी तो मुझे और ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन एक्चुअली केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है, यहाँ मॉलिक्यूल्स अगर 2 3 4 मॉलिक्यूल्स, जैसे ऐसे समझो, एक और एग्जांपल से भी हम लोग समझ सकते हैं। मान लो ये 2 क्लास है, क्लास ए क्लास बी, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3 4 है बस, क्या इनमें झगड़ा होगा, झगड़े की पॉसिबिलिटी कम है। यहाँ पे 100 लोग हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं, अब बताओ सीट के लिए झगड़ा होगा, हम यहाँ बैठेंगे वहां बैठेंगे, हम क्यों पीछे बैठे, हम किनारे क्यों बैठे, फैन का हवा नहीं लग रहा, सारी चीजें, यहाँ झगड़े होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। यानी मॉलिक्यूल मतलब जितने स्टूडेंट है आपस में टकराएंगे। और मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, मुझे टकराना है, मैं चाहती हूँ जो टकराव है वो बहुत ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक, अब मुझे क्या करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं कंसंट्रेशन बढ़ा रही हूं यानी नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहा है, भाई ये फॉर्मूला याद रखना, N/V, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नंबर ऑफ मोल्स अगर बढ़ रहा है यानी ढेर सारे मॉलिक्यूल्स आ गए, अब ढेर सारे मॉलिक्यूल से ढेर सारे मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे, क्योंकि भाई अब देखो कंटेनर में देखो इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक, अब मॉलिक्यूल्स पहले इतने थे तो जरूरी है ये मॉलिक्यूल इसी से टकराए, ये तो यहाँ पर भी जा सकता है ना, यहाँ पर भी जा सकता है, टकराने के चांसेस कम। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मॉलिक्यूल एकदम बहुत एकदम 1000 मॉलिक्यूल्स कर दिए, बहुत सारे, अब देखो इसको स्पेस ही नहीं मिल रहा है, ये इधर भी जाएगा तब भी किसी से टकरा जाएगा, उधर भी जाएगा तब भी टकरा जाएगा, यानी टकराने के चांसेस ज्यादा है, मतलब प्रोडक्ट मुझे ज्यादा मिल सकता है। तो इसी तरीके से अगर कंसंट्रेशन को हम लोग इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स के ऐसे बोल सकते हैं नंबर ऑफ कोलिजन, जो क्या उसको बोलते हैं टकराव का, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, जिस वजह से आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे तो ज्यादा ज्यादा प्रोडक्ट भी बनेगा और जल्दी भी बनेगा। ठीक, क्लियर है कि नहीं?
आई होप आपसे ये, अब देखो इन सब के लिए एक चीज याद रखो, कैटलिस्ट ROR के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कैटलिस्ट ROR के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका कंसंट्रेशन, और ROR के डायरेक्टली टेम्परेचर। यहाँ टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट तीनों आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको बढ़ाओगे तो बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन। आ जाओ आगे। अब देख लेते हैं ये एक ट्रिक है बच्चों, इस ट्रिक को याद कर लिए ना तो लाइट झिंगा लाना, ठीक है। इसका मतलब ये है, ये एक ऐसा ट्रिक है बिल्कुल आप किसी बुक में नहीं मिलेगा। अगर इस ट्रिक से अगर आप पढ़ लेते हैं ना तो आपको न्यूमेरिकल चुटकी बजाते सॉल्व हो जाए, ठीक है। आपसे अगर ऑर्डर पूछ रहा है तो ऑर्डर के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। मान लो कंसंट्रेशन को आप चेंज कर रहे हैं 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, और आपका रेट ऑफ रिएक्शन चेंज ही नहीं हो रहा है, तो कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है? 0। क्लियर है कि नहीं? आई होप ये चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। यानी आपका जो मान लो कंसंट्रेशन A है, वो मतलब A से भी, अच्छा ऐसे समझो, A है, इसको हटा दो, ठीक, A, तो ये A से P में कन्वर्ट हो रहा है, तो A के पावर में क्या है? 0 है, मतलब इसको आप जितना भी 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना बढ़ा रहे हो तो भाई पावर में 0, तो वो पूरा वैल्यू 1 ही हो जा रहा है। तो इसका मतलब अब यहाँ पे A की जगह में 1 रख दूं, 2 रख दूं, 3 रख दूं, तो भाई वही वैल्यू है, मतलब कोई चेंज नहीं है, यानी ऑर्डर आपका 0 आ रहा है। अब देखो इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि चलो अगर कंसंट्रेशन को 5 पे, पहले 5 था, इसी A के कंसंट्रेशन को हम लोग 15 कर दिए, तो आपका रेट क्या होगा? पहले रेट ऑफ रिएक्शन था मान के चलो 4.0 इंटू 10 टू दी पावर -3, ऐसे है, ठीक है। मान लो क्वेश्चन समझो, अब इसको बढ़ाने पर आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? अब आप लोग सोचेंगे भाई ये तो बहुत बड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया, कैसे सॉल्व करें? दिमाग चलाओ ना, वहां पे देख लो कि आपका रेट, आपको इसको बढ़ाने पर क्या हो रहा है, रेट बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो वैसे आपको पूरा डाटा दिया रहेगा, तो डाटा को अच्छे से चेक करना, 0 ही आएगा, ठीक। अब आ जाओ सेकंड वाले पे। मान लो कि आप कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जा रहा है। इसको दो मतलब 100 से 200 किए तो आपका रिएक्शन भी उतना ही हो रहा है, 5 से 10 हो जा रहा है, ऐसा हो रहा है। मान लो इसको आप 3 गुना किए, ये भी ट्रिपल हो गया, इसको 4 गुना किए, ये भी 4 गुना, वो सब बराबर में चल रहा है, तो यानी कंसंट्रेशन की पावर 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है? 1। याद रखना, ये ट्रिक आपको याद आएगी जब आप क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो। चलो अब थर्ड है आपका क्या, अगर कंसंट्रेशन को आप सेकंड करें, ध्यान से इसको समझो, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना बढ़ गया। यानी अगर कंसंट्रेशन को मान लो 50 से आप 100 कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन 1 से पहले 1 था, अब वो 4 हो गया, भाई 4 गुना बढ़ रहा है, ठीक। चलो अब इसी को कंसंट्रेशन 50 से आप कितना करें, 3 टाइम्स बढ़ा रहे हैं, तो 50 150, ठीक। तो ये 1 से 9 हो गया, समझ में आ रहा है? 9 टाइम्स बढ़ गया, और ये 4 टाइम्स बढ़ा है तो ये 16, यानी इसके पावर में भाई 2 रहा होगा, तभी तो कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं, तो इन 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर रहे हैं यानी इसकी वैल्यू 2, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, ये देखो 9 आ गया। कंसंट्रेशन को 4 टाइम्स कर रहे हैं यानी इसकी वैल्यू 4, इसको 2, तो 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 आ गया। क्लियर है कि नहीं बात? अगर इस फॉर्मूला को आप याद कर लिए या चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझ गए ना, तो आप किसी भी न्यूमेरिकल में कभी नहीं फंसेंगे। क्लियर है ये चीजें? चले आगे। ओके नेक्स्ट, अब देख लेते हैं मेथड। हालांकि ये मेथड आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, पर मेरा बच्चों यही मानना है, देखो कोई भी चीज रट के मत जाओ, ये सारा डेरिवेशन आपको रटना ही पड़ेगा, मैं बार बार यही बोल रही हूँ। तो आप एक काम करो, मेथड के अलावा ये जितना भी और वाला क्वेश्चन देगा ना वो कर लेना, और कंफर्म है कि आपके पूछेगा ही पूछेगा। हम जितना भी मैं सेमेस्टर का एग्जाम का वो देखी हूँ, पेपर देखी हूँ प्रीवियस ईयर का, सब में ऐसा ही किया है, ठीक है। तो मेथड देख लेते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड से हम लोग ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको मेथड, आपको डिटर्मिनेशन करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए। तो सबसे पहले इसको सीख लेते हैं, क्या है, वी नो दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये वाला फॉर्मूला याद रखो बस। n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर है, ठीक। अब क्योंकि मैं इसके अलावा कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि ये है फॉर्मूला के थ्रू ही आया है, तो इसलिए कह रहे हैं चीजों को रटना पड़ेगा। चल टी हाफ इक्वल टू के, अब देखो ये फॉर्मूला बनेगा, तो फॉर 2 डिफरेंट कंडीशन ऑफ द कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल A1 और A2 एंड हाफ लाइफ टाइम T हाफ और T हाफ 2, इसको 1 कर दो, इसको 2 कर दो, कंसंट्रेशन भी 2 है A1 A2 और T हाफ की वैल्यू भी 2 है, T हाफ 1 T हाफ 2, तब क्या होगा,
तो आपका गिवन ईच, इसकी वैल्यू ये मिलेगी, इसकी वैल्यू ये मिलेगी, दोनों को क्या करते हैं इक्वेशन डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करके ये आपका आ जाएगा दिस इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। मतलब आप हाफ लाइफ टाइम का यूज करके सेकंड ऑर्डर रिएक्शन निकाल लेंगे। ठीक, चलते आगे। अब इस पे क्वेश्चन है, द हाफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन इज इक्वल एज इनिशियल कंसंट्रेशन डबल, फाइंड आउट। मुझे क्वेश्चन थोड़ा सही नहीं लग रहा है, एक मिनट मैं देख लेती हूँ सही क्वेश्चन है कि नहीं। The half life of the reaction is half as the initial concentration is double, find out order। अच्छा, इसमें बोल रहा है the half life of reaction is equal as initial concentration। अच्छा, मतलब T हाफ की जो वैल्यू है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर है। ठीक, डबल कंसंट्रेशन डबल, इनिशियल कंसंट्रेशन डबल, फाइंड आउट दो। अब हम लोग क्या करें, इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, मतलब ये पिछले वाले फॉर्मूले से। तो आप पहले को मैं आपको एक बार टाइम देती हूँ, फिर आप निकाल लो। तो यहाँ पे n की वैल्यू पूछा है ना, टी हाफ यहाँ पे वैल्यू दी गई है। चलो अब इस फॉर्मूले को यूज करके आप निकाल सकते हैं। पहले 1 मिनट में आप ट्राई करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। A2 की वैल्यू 2 है। अच्छा ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा समझना पड़ेगा क्या बोल रहा है इसमें। एक्चुअली बोला द हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन इज इक्वल एज, मतलब टी हाफ की जो वैल्यू है ये ए के बराबर है, और बोल रहा है कि इसको डबल करने पर, यानी टी हाफ की वैल्यू ए बाई 2 हो जाएगा ना, ए बाई 2। टी हाफ की वैल्यू 2 कैसे आएगा, डबल, फाइंड आउट द रिएक्शन। A1, अच्छा A1 इक्वल टू A है, A2 इक्वल टू 2A है, मतलब इसको डबल करने पर, कंसंट्रेशन को डबल करने पर, चलो ये वैल्यू आ गई, और यहाँ पे T हाफ बाई 2 आ गया। ठीक, अब ये वैल्यू को पुट कर दो पीछे वाले फॉर्मूले पे, जो वो पीछे वाला फॉर्मूला है ना, इसमें पुट कर दो, तो T हाफ ऐसे ही रहेगा, इसके जगह पे T हाफ 2 है, इसके जगह पे A के जगह पे तो A ही है, लेकिन A2 के जगह पे क्या है, 2A है, 2A। ठीक, अब इसी को सॉल्व कर दो, n/1, तो 1 बाई ये आ जाएगा 2, कैंसिल हो गया, ये चला जाएगा ऊपर, 2 इक्वल टू A बाई 2A। n इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करो, इसी वो कैंसिल हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 2 इक्वल टू हाफ n माइनस 1, 2 इक्वल टू हाफ, इसकी वैल्यू पे n रख देंगे। हाँ, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे n इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 इक्वल टू 2। हाँ, इसका आंसर आ जाएगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब बच्चों ये वाला कैलकुलेशन वाला ही पार्ट है, आप इसको देख लो। t की जगह आपको क्या, t हाफ की जगह आपको रखना है, और t हाफ की जगह वही t हाफ ही है, t हाफ 2 की जगह पे को t हाफ बाई 2 रखना है, इसकी जगह पे a, इसकी जगह पे 2, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आएगा। क्या आएगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। आप चाहो तो उसको सॉल्व करके कर सकते हैं अपने से। ठीक, ये मैं एक अपने से, ये एक्चुअली में आपका कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है प्रीवियस ईयर का, ये मैं अपने से क्वेश्चन आपको बनाकर दी थी, और सेम इसी तरह एक क्वेश्चन और है जो आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, अच्छा वो नहीं दिया है क्या, चलो अच्छा नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। डिफरेंशियल मेथड क्या है, सेकंड आपका मेथड है डिफरेंशियल मेथड, यानी आपको डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, दिस मेथड इज डेवलप्ड बाय वॉन हॉफ फैक्टर, जो आप लोग पढ़ रहे थे उसमें सॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़े थे। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ कंसंट्रेशन जस्ट एज, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है
वो कंसंट्रेशन का टर्म में, कैसे वो टर्म में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को इसको लिख दिए आर, मतलब जो पूरा रेट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी एन, कंसंट्रेशन का टर्म है ऑर्डर का, ठीक, इसका टर्म में लिखा गया वेयर आर इक्वल टू dx by dt, यानी आपको रेट के बारे में बात कर रहा है, सी आपका कंसंट्रेशन टर्म है, एन आपका ऑर्डर है, के एन आपका रेट कांस्टेंट है और आर इक्वल टू के एन सी, ठीक। अब इससे हम लोग क्या निकालेंगे, इसको बस भाई बोथ साइड क्या किया है, लॉग ले लिया है इसकी बोथ साइड। अब देखो log r इक्वल टू log kn प्लस n log c इन टू डिफरेंट कंडीशन, देयरफॉर दोनों कंडीशन में r इक्वल टू r1 रख दो, r2 रख दो, c इक्वल टू c1 एंड c2 रख दो, तब देखो r1 के लिए ये वैल्यू आएगी, r2 के लिए ये वैल्यू आएगी। इक्वेशन भाई तो मैं कह रही हूँ इसको पूरा डिफरेंशिएशन करना है, मतलब पूरा डेरिवेशन करना है। इक्वेशन थर्ड को माइनस कर दो इक्वेशन सेकंड से, ठीक। तो यहाँ पे log r2 log r1 दिया गया है और यहाँ पे इस वैल्यू को, इसको सॉल्व करेंगे तो वही आपको फॉर्मूला लाना है सिर्फ। अब देखो यहाँ पे ये आपको फॉर्मूला यहाँ पे दिया है जिसके टर्म में यहाँ पे किया गया है, ठीक। अब देखो ये फॉर्मूला इतना तामझाम किए तब जाके ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से भी हम लोग निकाल सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ऑर्डर निकाल सकते हैं इस टाइप का रिएक्शन। मतलब दो मेथड है, डिफरेंशियल और हाफ लाइफ टाइम, दोनों मेथड से आप निकाल सकते हैं ऑर्डर रिएक्शन का। तो मैं तो आपको इन सबको याद करने से अच्छा मैं आपको ये फॉर्मूला बताती हूँ, थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा, लेकिन इस फॉर्मूले से हर एक का आपको क्या निकाल सकते हैं, जनरल इक्वेशन है, इसका आप ऑर्डर निकाल सकते हैं। ऑर्डर का कौन सा रिएक्शन, जैसे मान लो आपको याद नहीं आ रहा है कि 0 के लिए, 1 के लिए और 2 के लिए आपका और मतलब रेट ऑफ जो रिएक्शन हम लोग निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या था ऑर्डर, जैसे इसका था ना 1 के लिए 2.303 अपॉन में t log बेस 10 a अपॉन माइनस a माइनस एक्स, ये था ना, ये आपको याद है ही नहीं, याद है एग्जाम में आप भूल गए, आपको ये फॉर्मूला याद है ना, बस आप निकाल लो। n की वैल्यू, n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर, ठीक, ऑर्डर है, इसी में निकाल लो 0 है कि 1 है कि 2 है, ठीक। यहां से इस फॉर्मूले से देखो दिस इक्वेशन एप्लीकेबल एवरी ऑर्डर एक्सेप्ट फॉर, हाँ फर्स्ट ऑर्डर पे ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, 0 पे करेगा, 2 पे करेगा, 3 पे करेगा, बाई चांस किसी का भी देखो ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है, -1 -2 कुछ भी आ सकता है, तो आपको हर फॉर्मूला पे ये बात करेगा। और आइसोलेशन मेथड है, इसको सिर्फ रीड कर लेते हैं क्या होता है। Sometimes the kinetics of the reaction are studied in successive experiments by keeping, अब देखो the concentration all about but reactant, हम देखो इसमें आइसोलेटेड मेथड में हम लोग करते क्या है, अगर आपको पता आइसोलेशन में अगर आपको पता है कुछ ऐसे रिएक्शंस है जो मल्टीपल स्टेप में हो रहे हैं, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस अमाउंट में जो भी हम लोग लार्ज रिएक्टेंट लेते हैं, द रिजल्ट गिव द ऑर्डर रिस्पेक्ट टू द, हम लोग उसका ऑर्डर चेक करेंगे जो आपका स्लो स्टेप में। याद करो SN1 SN2 कुछ तो याद है, थोड़ा दिमाग चलाओ। SN1 वाले रिएक्शन में क्या था कि पहले वाले स्टेप में कार्बोकेटाइन बन रहा था, दूसरे वाले स्टेप में कार्बोकेटाइन पर अटैक हो रहा था। पहला वाला स्टेप था कार्बोकेटाइन का, ये तुरंत नहीं बना था, इसलिए स्लो स्टेप था, और एक फास्ट स्टेप था। जो स्लो स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है ना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वही है भाई, रेट जिससे बताते हैं, इसीलिए तो बोला गया उसको SN1, 1 का मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका 1 आएगा, SN2 में 2 आएगा, ठीक। चलो विथ रिस्पेक्ट टू, अब देखो द सिंथेसिस ऑफ HI from H2 plus I2 is pseudo first order reaction respect to H2 in the presence of large excess। I2 का हम लोग बहुत ज्यादा लार्ज में यूज करें तो हाइड्रोजन पे ही वो बस डिपेंड कर रहा है, तो ये इसका फर्स्ट ऑर्डर ही आएगा। लेकिन फर्स्ट के आगे हम लोग टर्म यूज करते हैं स्यूडो ऑर्डर, ठीक। ऑल्सो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिस्पेक्ट टू I2 इन द प्रेजेंस ऑफ लार्ज एक्सेस ऑफ H2, ठीक। हेंस ओवरऑल द रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर। अगर मान लो हम लोग एक काम करते हैं ना, I2 को कम में रिस्पेक्ट में वो लेते हैं, मतलब पहले हम लोग लार्ज में ले रहे थे तो फर्स्ट ऑर्डर आ रहा था, कम में लेंगे तो सेकंड ऑर्डर आएगा, तो ये होता है आइसोलेशन का प्रोसेस, ठीक। आई होप बच्चों आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। तो बच्चों अगर आप YouTube चैनल पे बहुत मतलब नए हैं, आप इस चैनल को बिल्कुल नहीं जानते, तो सबसे पहले ये समझ लो आपको ये यहाँ पे नवोदय बैच स्टार्ट हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में स्टेट लेवल की, ठीक। स्टेट लेवल में इसमें आपको जो भी आपको अगर आपका मतलब सब्जेक्ट है BSc मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर या बीकॉम, इसमें अगर मैं अपनी साइंस की बात करूं तो अगर आपका मैथमेटिक्स है या बायोलॉजी है, दोनों में से कोई एक, तो आपको इतने प्राइस में आपको उसमें बायोलॉजी में यानी बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री मिलेगा, इतने ही प्राइस में सारा। और क्या क्या मिलेगा ये देख लो,
ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेगी, लाइव डाउट क्लासेस मिलेगा, क्लास प्लस हैंड रिटन नोट्स, मतलब आपको नोट्स भी पर्टिकुलर मिला, कुछ भी आपको इधर उधर से नोट्स का लिए मारा मारी करने की जरूरत नहीं, भाई फोटो स्टेट करा दो, ये आप अपने से कोई बुक प्रेफर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक। और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर भी आपको सॉल्व कराए जाएंगे, वन शॉट में रिवीजन चलेगा, मान लो एक चैप्टर कंप्लीट हुआ उसका तुरंत रिवीजन करना स्टार्ट, ठीक। और 1 मंथ के बाद मेंटरशिप प्रोग्राम भी होगा, ताकि आपके जो गाइडेंस वाले हैं, जो टीचर्स हैं, वो आपको आकर मेंटरशिप के लिए करेंगे, कि आपको गाइड करेंगे कैसे आपको क्या करना है चीजों को, मतलब कुछ बच्चे नहीं घबरा जाते हैं, भाई एग्जाम आने वाला है, हमको टीचर से बात करना है, कैसे हम करें, कुछ ऐसा होता है, तो उस सारे बच्चों के लिए थोड़ा सा गाइडेंस उनको वो मिलेगी। ये सारा जो कोर्स का ड्यूरेशन यानी 3 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। इसकी जो वैलिडिटी है बच्चों 1 ईयर की है, 1 ईयर तक आप आराम से, मतलब किसी किसी का एग्जाम लेट होता है, किसी का पहले होता है, तो आराम से आप इसको सिलेबस को पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये सारे नोट्स आपके पीडीएफ में, मतलब अभी जो फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ा रही हूँ अभी तक तो फ्री है, आप इसको देख सकते हो, उसके बाद ये सारी क्लासेस आपको सीधा ऐप में दिखेंगी, यहाँ पर आपको फ्री नहीं दिखेगा। तो आपको अगर अच्छा लगा, मतलब सारी चीजें आपको समझ में आ रही है, तो बहुत कम एकदम अफोर्डेबल प्राइस में है, आप इसको ले सकते हैं 1250 में, ठीक है। तो आपको 3 महीने का कोर्स मिले, इतना तो बहुत ही कम है, इतना पहली बात तो आपको घर बैठे मिल रही है चीजें, लाइव क्लासेस, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कुछ लोगों का मतलब साइकिल से जाना, बॉडी हरासमेंट, सारी चीजें लगते हैं, आपको घर बैठे टीचर्स आपको पढ़ा रहे, सब कुछ दे रहा है, प्रीवियस ईयर के नोट्स, रिवीजन क्लास, सब कुछ आप एक्स्ट्रा अपनी कोई बुक से पढ़ सकते हैं, सिर्फ आपको इतना करना है, बाकी सारी चीजें कोर्स वगैरह सब कुछ टीचर ही कंप्लीट कराएगा, आपको सिर्फ पढ़ने से मतलब, ठीक। कुछ भी आपको क्वेरी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहां तक आपका फर्स्ट और सेकंड लेक्चर कंप्लीट हो गया, हम लोग थर्ड लेक्चर में केमिकल काइनेटिक्स को आगे बढ़ाएंगे और साथ में कुछ थ्योरीज भी पढ़ेंगे। आई होप ये लेक्चर भी आपको समझ में आया होगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।